जी। जोर शोर से काम पे लग जाना चाहिए कांग्रेस ने, और अपने अलायंस पार्टनर को साथ में लेके लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी, जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्यों वक्त बहुत कम है और गलतियां भी होंगी, लेकिन जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ जमीन पे होना चाहिए। सुजाता जी, आपके पास आता हूँ। सुनील जी जुड़े हमारे साथ, स्वागत है आपका। सुजाता जी, दक्षिण की ओर चलता हूँ। राजस्थान पे बहुत बात होती है, साथ ही में मध्य प्रदेश पे और छत्तीसगढ़ पे बहुत बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उदय हो रहा है वो दक्षिण से हो रहा है। सूरज उगता तो पूरब से है, लेकिन कांग्रेस का सूरज दक्षिण से उग रहा है वापिस से। कर्नाटक गया था, हाथ से वापिस आया। तेलंगाना वापिस आ रहा है, अच्छी मेजोरिटी से आ रहा है। और आपके पास राजनीति का एक नया स्टार आ रहा है, रेवंत रेड्डी। बड़ा स्टार है, मैं आपको बताऊं। रेड्डी कम्युनिटी से, तेलंगाना में रेड्डी कम्युनिटी कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं, मुश्किल से 5-6% की होगी ले देके, लेकिन आंध्रा में बहुत बड़ी है, मैं आपको बताऊं रेड्डी कम्युनिटी। वहां पे तो एक रेड्डी है, एक कमा है और एक कापू है। तेलुगु देशम वाले नायडू साहब जो है वो कमा है सर, कमा कम्युनिटी है। लेकिन टीडीपी वहां मरी नहीं है, 40% वोट है उनके, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। वाईएसआर कांग्रेस के थोड़े उससे ज्यादा है। मैं आपको तेलंगाना लेके चलता हूं और मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कैसे जीत सकते हैं। एक तस्वीर आपके सामने है, तेलंगाना लेफ्ट में और राइट में तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जितना लोअर एरिया है, ये सारा का सारा जो है कोस्टल एरिया है, समुद्र तट है ये। तेलंगाना 3 हिस्से, नॉर्दर्न तेलंगाना, दक्षिण तेलंगाना और मध्य तेलंगाना। नॉर्दर्न तेलंगाना में आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर डिविजन्स हैं, और इन तीनों सीटों पर बीजेपी जीती थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। इस बार बीजेपी वाइप आउट है पूरी की पूरी, मैं आपको पहले बता दूं। यहां पे जो सीटें हैं वो केसीआर और कांग्रेस के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड हो जाएगी। हो सकता है कांग्रेस को एज मिले। अगर मैं मध्य तेलंगाना में आता हूं तो हैदराबाद रंगारेड्डी एक ही होता है, और साथ में इंदिरा अम्मा का मेडक डिस्ट्रिक्ट और वारंगल, ये मध्य तेलंगाना है। यहां पर 4 पार्टियों में सीटें बढ़ जाएंगी, मैं आपको बताऊं। केसीआर तो है ही, कांग्रेस भी है, या बीजेपी को भी सीट मिलेगी, और साथ में एआईएमआईएम को सीट मिलेगी हैदराबाद के अंदर। लेकिन नीचे के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिवीजन है, सॉरी, बड़े डिवीजन, खम्माम, नालगोंडा और महबूब नगर, आप यकीन मानिए यहां पर कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, शायद 80% तक सीटें लेके जाएंगे। ये वो 3 डिवीजन्स हैं जो पूरे के पूरे आंध्रा के साथ टच करते हैं, बड़े आंध्रा के साथ टच करते हैं यहां पे। और यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे पास वो बहुत बड़े, यहां से जो आप कोस्ट लाइन भी देखेंगे इस तस्वीर में, तो आंध्रा की पूरी जो कोस्ट लाइन है उसमें 2 हिस्से हैं, कोस्टल कर्नाटका और जो लेफ्ट वाला छोटा हिस्सा है आंध्रा का नीचे का, वो रायलसीमा है। मैं ये समझकर चल रहा हूं कि ये जितना कोस्टल का अपना आंध्रा है, जिसमें कि श्रीकाकुलम है, विशाखापट्टनम है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, ये सारे के सारे समुद्र तट पे लगे हुए हैं, प्रकाशम भी और नेल्लोर भी। अब आप देखोगे इसमें कि हमारे जो खम्मम और नालगोंडा के नीचे जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पूरे की पूरे वही हैं, गुंटूर है, विजयवाड़ा है, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम। रेवंत रेड्डी कैन विन दीज सीट्स वेरी इजीली। आप ये समझिए कि यहां पर एक बड़ी सेंध मार सकते हैं। ये वो इलाका है जहां पे रेड्डीज भी हैं, कम्मस भी हैं, कापूस भी हैं, और रायलसीमा के अंदर भी एक अच्छी प्रेजेंस लाई जा सकती है। इस बात को मैंने 2-3 दिन पहले भी उठाया था, मैं आपको बताऊं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है उस स्टेट को रिट्रीव करने की, जो अब एकमात्र स्टेट बचा साउथ के अंदर। अब कर्नाटका आपने वापस ले लिया, तेलंगाना आप वापस लेने जा रहे हो, बीच का बफर स्टेट। और एक अच्छी एडवांटेज रेवंत रेड्डी को यह है कि यह भी तेलुगु प्रदेश है, वो भी तेलुगु प्रदेश है। इंडिया में 2 ही ऐसे प्रदेश है जिनकी एक ही मदर टंग है, वो तेलुगु है, एक तेलंगाना, एक आंध्रा। बाकी सब में मदर टंग चेंज हो जाती कई बार देखा जाए। तो रेड्डी कैन बी ए वेरी बिग इंपैक्ट अगर आप अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल के टीडीपी के साथ समझौता करते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 25 में से 20 सीटें आप स्वीप करके ले जाएंगे।
सुजाता पाल जी, 70 जी दिन है आपके पास, 70 दिन, जो करना है इसी में करना है। नायडू को अमित शाह भाव नहीं दे रहे, मोदी भाव नहीं दे रहे हैं, मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने कह दिया कि या तो आप मोदी जी मेरे साथ हैं या टीडीपी के साथ हैं, ये मुद्दा है जी। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, अगर दक्षिण की बात करें तो इमरजेंसी के बाद भी जो एक बहुत बड़ा चंक इंदिरा गांधी जी के समय पे हमें मिला था, वो भी दक्षिण भारत से ही आया था। और आज की तारीख में आपका विश्लेषण, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके विश्लेषण से कि इस वक्त हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हमें बहुत सारी सीटें जो है आंध्र प्रदेश की, वो हमारी तरफ आ सकती है। गुंटूर और विजयवाड़ा के इलाके को भी मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है और मुझे पता है कि वहां पर कांग्रेस की एक बहुत हमेशा से कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बहुत गहरा रहा है। हाँ, लोकतंत्र स्थापित करने में हमने जो भूमिका निभाई उसमें बहुत सारे दल भी आए और हम तो चाहते ही थे, हमेशा कहा ही जाता था कि लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, पार्टियां रहेंगे, उतना ही सुंदर ये देश बनेगा। लेकिन आपने जो बात कही है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और राजनीति में वैसे भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। विचारधाराओं की लड़ाई होती है और हम जो है ऑपोजिट धुरी पे है। अगर हम भाजपा की बात करें तो अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर जो दक्षिण की पार्टीज है, बहुत कम पार्टीज ऐसी हैं जिनका किसी भी तरीके से कोई भी लगाव हो सकता है भाजपा के साथ, ये बिल्कुल साफ है। तो ये तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आप ये जरूर देखेंगे कि हमारे आंध्र प्रदेश की जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या बदलाव है। और आप जो बात कह रहे हैं वहां पर इस वक्त जिस तरीके से चीजें उभर के आई हैं रेड्डी जी और नायडू जी के बीच में, वो भी हमने देखा है कैसे अभी चंद्रबाबू नायडू को धमकाने की भी कोशिश करी गई, कैसे उनके यहाँ रेड्स पड़ी और किस तरह से उनको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। वो इसी कारण से करी जा रही है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा वोट शेयर है आंध्र प्रदेश में। और निश्चित तौर पे रेवंत रेड्डी जी जिस तरह से उभर के आए हैं, वो एक दिन में नहीं, वो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, किस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज किया है। ये कमाल की बात है। भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा योगदान है और रेवंत रेड्डी जी का पर्सनल भी योगदान अगर मैं कहूं तो उसको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो चीजें जो है वो हर व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको जिसे कहते हैं सब कुछ मिलकर एक बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट हम सब देख रहे हैं और तेलंगाना में जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां बन रही है, जैसे कि आपने दिखाया नॉर्थ तेलंगाना में भी इस वक्त जो केसीआर हैं वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप कह रहे हैं कि सेंट्रल तेलंगाना से कुछ मिल सकता है। मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं कि वो वोट कटर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसा लगता है जैसे तेलंगाना बिल्कुल छोड़ दिया, उधर मिजोरम तो बिल्कुल गए ही नहीं, मगर तेलंगाना को भी मोदी जी ने बिल्कुल आखिरी में छोड़ दिया क्योंकि वो सोच रहे थे कि एआईएमआईएम जो है वो वोट कटर बन जाएगी। और फिर उन्होंने देखा कि वोट कटर बनाने के चक्कर में केसीआर तो वोट कटर बन ही रहे हैं, केसीआर अपनी सीट रिटेन करेंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, पब्लिक के माइंड का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी इमेज जिस तरीके से है तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मुझे लगता है कि पर्सनली उनको अगर हम छोड़ दें तो उनके जो विधायक है उन पे बहुत सारे आरोप भी है इस वक्त कि वो केवल अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। और वो मोदी जी ने ये नोटिस किया कि केसीआर की पार्टी को जितना वो मजबूत इस वक्त समझ रहे थे, उतना लोगों की नजरों में अब वो पार्टी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा शासन वो कर चुके हैं और उसके बाद जो उनकी पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं दिक्कतें आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तेलंगाना में पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका हम मतलब उस मोमेंटम को बना के रखना और उसको बढ़ा के और उसका इफेक्ट
आंध्र प्रदेश में भी हो, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे भी। और मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकूंगी, कर्नाटका आप जानते हैं कि कैसे हमसे छीना गया था, और वहां पर जो रीजनल पार्टी है वो कमजोर इसलिए हुई क्योंकि आप जब साउथ के लोगों से बात करते हैं, मैं तमिलनाडु भी गई थी, वहां पे भी मैंने देखा, वहां पे बिल्कुल क्लियर था कि ध्रुवीकरण ये नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में अगर आप गुंटूर वगैरह का एरिया देखते हैं तो वहां पोलराइजेशन करने के लिए इनके पास एक मौका है, लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि वो भाजपा को अच्छी तरह से पहचानते हैं, आरएसएस के पूरी तरह से खिलाफ है और उनको वो वहां आने नहीं देना चाहते। और अगर हम केरला तो आप जानते ही हैं कि वो पूरी तरह से इनके खिलाफ इसीलिए रहता है क्योंकि पोलराइजेशन की ये कोशिश करते हैं और वहां पे एक रेजिस्टेंस सा आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता कह भी चुके हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो देश बचाना है। हम तो देश को आजादी दिलाने के समय भी सबके साथ चल रहे थे। और याद करके देखिए ना, ये तो नेताजी थे जिन्होंने कहा था, जो विदेश चले गए देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराया जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का मान रखते हुए कि उनका तरीका अलग हो सकता है मगर ध्येय एक था और उन्होंने ये कहा था, तो देखिए ये केवल कहने की बात नहीं थी, ये बताने की बात थी कि हम भारतीय एक है उस समय। और आज जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, हम सब एक है, ये कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। बड़ा भाई होने का मतलब ये भी होता है कि आप कुछ जगह देते भी हैं अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए। तो इस वक्त भारत की बात है, निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे। जी।